Hello friends, in our journey of class 11th accountancy we have reached up to the last chapter. मैंने आपको पिछले 10-12 वीडियोस में समझा दिया है कि बाकी चीज़ें कैसे होती हैं और अब हम समझने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नॉर्मली दे आर नोन एज फाइनल अकाउंट्स. इनको फाइनल अकाउंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फाइनली प्रिपेयर होते हैं और ये आपको कुछ रिजल्ट्स बताते हैं. अभी तक जो हमने कैश बुक बनाया, उसके बाद परचेज बुक, डे बुक, वट एवर इट इज़, उनसे हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था. वो हमें सिर्फ यही बता रही थी इसका टोटल कितना है, इसमें बैलेंस कितना है. बट ये दीज रिजल्ट्स दे आर दी मीनिंगफुल रिजल्ट्स. ये हमें बताएंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर जो आपने काम किया है, बिजनेस एक्टिविटी की है या कोई नॉन ऑपरेटिंग वर्क किया है, अब आपके पास कितना इससे प्रॉफिट आया या आपने कितना लॉस सफ़र किया. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें हेल्पफुल होती है कि हम आगे की प्लानिंग करें कि भाई हमारे यहाँ लॉस हो रहा था, वी शुड प्लग दिस एरिया जहाँ से लॉसेस फ्लो हो रहे हैं, और कौन से हम और एक्शंस कर सकते हैं, कौन से हम प्लानिंग में स्टेप्स उठा सकते हैं कि हमारे लॉसेस या तो बंद हो जाएं, मिनिमाइज हो जाएं, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम है तो रेज हो जाए. तो इसलिए इनको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं. तो ये दो तरीके के होते हैं. पहले हम बता दें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. Financial statement are the statement which present periodic report of the process of business enterprise and the results achieved during a given period. तो ये पहला वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया कि जो बता रहा है कि एक सर्टेन पीरियड में आपने क्या परफॉर्म किया. राइट. नॉर्मली हम लोग एक साल में करते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर अपने नंबर्स हर 3-3 महीने में प्रेजेंट करता है, डिक्लेयर करता है, सो दैट कि फर्दर आपके अगर प्लानिंग है, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी, सम कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आप डिसाइड कर सको कि आपका ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है. समटाइम इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी दे देती है, लुकिंग एट दी मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 3 months, 6 months, क्वार्टरली एटसेट्रा. तो अब इसमें हम लोग ये नहीं कहते कि हमारा एक साल का ही टाइम है, बहुत छोटे छोटे पीरियड में भी अब ये रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट include trading and profit and loss account 1 and balance sheet 2. तो प्लीज़ टेक ए केयर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज़ द अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ द स्टेटमेंट. तो इसलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम प्रिपेयर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए रनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, वेयर एज बैलेंस शीट इज़ मेड ऑन ए पर्टिकुलर डे एंड डेट. राइट. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि हमें ओवर द पीरियड कितना प्रॉफिट हुआ, वेयर एज बैलेंस शीट इज़ अ शीट दैट शोज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कि बिजनेस की आज की डेट पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है. अब समझते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है. तो जो बिजनेस रन कर रहा है उसमें दो चीज़ें हैं, एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं. तो अगर आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एग्जॉर्बिटेंट लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सेस लाइबिलिटी हैं, और आपकी एसेट्स कम हैं, इट मीन्स फाइनेंशियली दिस बिजनेस इज़ वीक, एल्स इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस. तो बैलेंस शीट टेल्स अबाउट द मीन्स लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी एंड एसेट्स आर देयर, वेरियस एसेट्स they are there. तो हमको ये मैच करके there are various other ratios also that can be counted and can be calculated to just judge this financial strength on the long terminal and financial strength on the short terminal. तो ये इसलिए हम बनाते हैं. यूज़फुलनेस मैंने आपको बता दिया, इन्हीं की वजह से होती है कि हमें पता लगे कि आखिर हमने काम किया तो वी हैव अर्न समथिंग और लॉस समथिंग, और साइमल्टेनियसली हमारा इस समय स्टेटस क्या है एज रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. एक्सपेंडिचर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. रेवेन्यू कौन से होते हैं, कैपिटल कौन से होते हैं, डेफर्ड. जस्ट फॉर दी मीन्स रिफ्रेश द नॉलेज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि जो नॉर्मली हम डे टू डे करते हैं, और ये आपको समझना होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लाए जाते हैं. दे आर दी पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेवेन्यू एक्सपेंसेस वहीं जाते हैं. Whereas capital expenditure, they are either creating a liability or reducing some assets, so therefore they are the part of your balance sheet. Deferred revenue expenditure, ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करती है फर्म जिसका की बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड मिलता है, नॉट टुडे. इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड, तो उनको बोलते हैं डेफर्ड. मीन्स दिस बेनिफिट इज डेफर्ड ओवर द पीरियड्स, इसलिए उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये नॉर्मली हम लोग इसको असेट साइड में शो करते हैं, लेकिन कम कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट जो होती है दैट इज़ सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन पार्टनरशिप वगैरह में हम इसको एसेट में शो कर देते हैं. और ग्रेजुअली इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन, बिकॉज एक्सपेंडिचर हो चुका है, इट हैज़ टू बी रिटन ऑफ
तो इसको राइट अप करके थोड़ा थोड़ा हर साल P&L में डालते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ नहीं डालते. दिस इज द अकाउंटिंग सिस्टम एंड द मैचिंग कंसेप्ट ऑल्सो. रिसिप्ट्स भी हम लोग सीख चुके हैं. व्हाट आर द रिसिप्ट्स? They are the capital receipts and the revenue receipts. Both we have studied. Revenue receipts are there always in the trading and profit and loss account. Capital receipts which are creating a liability or dissolving any assets. So therefore they will be shown in the balance sheet. इनका डिस्ट्रिक्शन में हम सीख चुके हैं. अब व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको बताया, इट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. तो इसको हम बनाते हैं जस्ट टू फाइंड आउट. तो ये दो पार्ट में बनता है. फॉर सो फार एज दिस प्रोप्राइटरशिप इज कंसर्न, द पार्टनरशिप, तो दे मेक ए ट्रेडिंग अकाउंट विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज. तो सारे के सारे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स like income etc., they are shown in the trading account. And thus trading account only gives a gross result known as gross profit. फिर इसके बाद हम उसको उस ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी कर लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद हम बचे हुए एक्सपेंसेस भी लिख करके नेट प्रॉफिट पे अराइव करते हैं. लेट अस सी सम ऑफ द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. ओपनिंग स्टॉक, I hope the name itself is clear. Opening stock is the stock which was left at the end of the last year. Last year में जो closing था, अब वो हमारा opening बन गया. Purchase and purchase return. Purchase is that value which represents the purchase of goods only. ये मैंने जब terms आपको बताई थी, मैंने बोला था purchase word is used only for purchase of goods, nothing else. No assets, no expenditures. And purchase return is somehow we have purchased the goods. If they are not up to the mark, they are not approaching to our specifications, so we can return it. So purchase return is to be subtracted, of course, in the trading account. Wages. Wages are those wages, only those wages which are related to production and manufacturing. उन्हीं को इसमें लिखना है. अगर वेजेस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है और इरेक्शन ऑफ मशीन है, तो वी विल नॉट राइट इट हियर. एंड सपोज such wages are also included in this wage, we will suitably deduct it and will add to the concerned asset, maybe building or maybe machinery. Carriage inward or freight inward, etc. These are the expenses relating to transportation of raw material or goods which is required to be produced. उनको लेकर आने का जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उनको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, नॉट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड. फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, ये हम जानते हैं कि सारे के सारे ये आपके फ्यूल्स हैं, और ये वो चीज़ें हैं विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. वाटर है, पावर है, गैस etc. Certain things are for the purpose of cleaning and cleansing. Certain are there for the this heating something. तो ये भी सारे के सारे लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकिंग चार्जेस. अब पैकेजिंग मटेरियल जो है और पैकिंग चार्जेस, ये आप तब करते हो जब प्रोडक्शन हो जाता है. तो एक छोटी सी चीज़ और हम समझ लें, कुछ चीज़ें पैक होने के बाद ही बिकती हैं और कुछ चीज़ें सेलेबल होती हैं, उनको हम ज़बरदस्ती पैक करते हैं छोटे बॉक्सेस में, फिर बड़े बॉक्सेस में, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी. तो जो चीज़ें विदाउट पैक हुए बिक ही नहीं सकती, तो दे आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड इन दी ट्रेडिंग अकाउंट. वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही जुड़ जाती हैं. ठीक है, आप सपोज करिए कोई आपके ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक कैन नॉट बी सोल्ड इन ओपन और यू कैन से इन दी लूज मीन्स सिस्टम्स, तो उनके साथ वहीं पर पैक करना पड़ता है. Salaries. Here is a difference between wage and salary. Wage is always given to the blue collar employees, those who are working in the factories. That's why wage is shown in the trading account, whereas salary is given to the white collar employees. They are working in the offices for the purpose of traveling etc. So their salary is written in the profit and loss account. Rent paid. Rent is paid for the building. It is a contractual amount which is to be given by the business to the landlord every month or whatever contract has been done. So rent paid. If nothing else is given, we assume it is the rent paid for the office.
However, if any appropriation is made, apportionment is made, so for example, one third of the rent is belonging to factory rent, remaining for the office, accordingly we will have to make appropriations in the rent. However, if nothing is given, rent is taken to be an indirect expense and is always shown in the profit and loss account unless otherwise stated. Interest paid. Interest is paid, it's a sort of finance expense, so it has nothing to do with the manufacturing. It is also shown in the this profit and loss account. Commission paid is again in means expense of the profit and loss account. Repair, unless otherwise stated that it is belonging to machine, we always belonging to building, we always belonging to factory. फैक्ट्री की रिपेयर्स जो होगी, मशीन की रिपेयर, वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में. रिमेनिंग ऑल रिपेयर्स आर ट्रीटेड टू बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस. Miscellaneous expenses, apart from that, various expenses which cannot be given any head, like rent, etc., nothing is given. So these very, very small and petty expenses, sometimes expenses paid for filling a pit, or sometimes some cleaning charges are given. So these expenses are taken to be miscellaneous expenses, and we always put it into the debit side of profit and loss account. Now, what is in the credit side? On the credit side of the trading and profit and loss account are sales return and sales. Sale is written in the credit side. So out of that sale return, if at all it is given, that to be reduced, because we need net sale, and net sale is always equal to sales minus sales return. Other incomes, these are known as non-operating income. See, the one is the operating income, which is generated out of the business activity. And apart from that, there are various non-operating activities also. For example, rent received, dividend received, etc. So they are non-operating. Both the incomes are shown in the profit and loss credit side. So these are certain items which are shown in the debit and credit side of trading and profit and loss account. So in next video, we will see that what are the formula used, what are the various terms, and then after how the adjustments which are left before the trial balance, how these adjustments are to be incorporated to arrive at some meaningful result. Thank you.